Hello guys, welcome back to my channel. This is Akansha. I hope you all are doing good. So without any delay, let's get straight into the video. Don't forget to subscribe to never miss any update and do watch the video till end for a bonus. तो ये हैं कुछ ग्लिटर वर्ड्स जिन्हें अगर आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो आपका आंसर और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा. फर्स्ट वर्ड इज क्रैप, मतलब रेंगना. सेकेंड वर्ड इज अनसस्पेक्टिंग, मतलब पहले से ना सोचा हुआ. थर्ड वर्ड इज फ्लैटरी, मतलब चापलूसी. फोर्थ वर्ड इज अपीलिंग, मतलब आकर्षक. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी एक चोर की. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 10, द थीफ स्टोरी, which is written by रस्किन बॉन्ड. मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कहानी में हमें नरेटर का असली नाम ना बताकर उन्हें हरि सिंह के नाम से डिनोट करा गया है. इस कहानी में दो लोगों के बारे में बताया गया है, पहला नरेटर, दूसरा अनिल. तो इस कहानी की शुरुआत में हमारे नरेटर कहते हैं कि उस टाइम भी मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. भले ही मेरी उम्र 15 साल थी, पर मैं उस टाइम भी एक एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर था जो आसानी से किसी भी चोरी को अंजाम दे सकता था. आगे नरेटर कहते हैं कि जब वो हमारी स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर यानी अनिल से मिले, उस वक्त वो एक रेसलिंग मैच देख रहे थे. अगर हम अनिल की फिजिक के बारे में बात करें तो वो एक 25 साल का लंबा, पतला और सिंपल सा दिखने वाला आदमी था. आगे नरेटर कहते हैं कि उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे मंसूबे को अंजाम देने के लिए सही आदमी है. मैं उसके पास गया और बोला, आप थोड़े बहुत रेसलर लग रहे हो. और तुम भी, अनिल ने जवाब देते हुए बोला. जिसे सुनकर कुछ समय के लिए मैं चुप हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं एक पतला सा दिखने वाला लड़का था. पर मैंने फिर भी आगे बात करते हुए बोला, हाँ, थोड़ी बहुत रेसलिंग तो मैं भी कर ही लेता हूँ. तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने पूछा. हरि सिंह, मैंने झूठ बोला. मैं हर महीने एक नए नाम का सहारा लेता था जो मुझे पुलिस की पहुंच से बचाता था. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल में लथपथ रेसलर्स की बात की जो एक दूसरे को फेंक रहे थे. मेरे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं. उसके बाद अनिल वहां से चला गया. मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल दिया. अनिल ने मुझे दोबारा देखकर बोला, हेलो, फिर से. मैंने उसे अपनी बहुत अच्छी सी स्माइल दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ अनिल, पर मैं तुम्हें उसके बदले पैसे नहीं दे सकता. मैंने थोड़ा सा सोचा कि कहीं मैंने गलत आदमी तो नहीं चुन लिया और पूछा, क्या तुम मुझे रोज खाना खिला सकते हो? अनिल, क्या तुम पका सकते हो? हाँ, मैं बना सकता हूँ. मैंने फिर से झूठ बोला. अनिल, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. वो मुझे अपने कमरे पर ले गया जो जम्मू स्वीट शॉप के ऊपर था, और वो मुझे दिखाते हुए बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. पर उस रात मैंने जो खाना पकाया वो बेशक बहुत बुरा था, क्योंकि वो खाना अनिल ने कुत्तों को खिला दिया था. और उसने मुझे जाने को बोला, पर मैं वहीं खड़ा रहा अपनी आम हंसी दिखाते हुए, और मुझे देखकर अनिल भी हंस पड़ा. बाद में उसने मेरे सर को थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और ये भी कहा कि जल्द ही वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखने भी सिखा देगा और नंबर जोड़ना भी. मैं अनिल का आभारी था. मुझे पता था कि अगर मैं एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखने लगा तो मेरी सफलता की कोई सीमा ही नहीं होगी. मुझे अनिल के साथ काम करना अच्छा लगता था. मैं सुबह चाय बनाकर सब्जी और डेली का सामान लेने चला जाता था. मैं डेली खर्च में से 1-2 रुपए का मुनाफा कमा लेता था और अनिल भी इस बात का बुरा नहीं मानता था. अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था. वो हमेशा ही अपने आगे आने वाले काम और पैसों के बारे में परेशान रहता था, पर जैसे ही उसका चेक आ जाता था वो सारे पैसे सेलिब्रेट करने में उड़ा देता था. एक शाम वो पैसे की गड्डी के साथ आया और बताया कि आज ही उसने अपनी एक बुक किसी पब्लिशर को बेची है. रात को मैंने देखा कि वो सारे पैसे अपनी मैट्रेस यानी चटाई के नीचे रखकर सो गया. मैं अनिल के साथ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और मैंने इस बीच 1-2 रुपए के फायदे के अलावा और कोई चोरी नहीं करी थी. अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे रखी थी. मैं आज तक जितने लोगों से मिला उन सब में अनिल सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था और इसीलिए मुझे और भी बुरा लगता उसे धोखा देने में. यहाँ नरेटर ये भी कहते हैं कि किसी भी लालची आदमी को लूटना बहुत ही आसान होता है क्योंकि उसे डर होता है कुछ खोने का. पर अनिल जैसे आदमी तो कभी कभी ये भी नोटिस नहीं करता
कि उसने कुछ खोया भी है। खैर, अब वक्त था कुछ असली काम करने का। अगर मैं ये पैसे ना भी चुराऊं तो अनिल ये पैसे अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा, क्योंकि वो मुझे पे भी तो नहीं करता। जब मैं पैसे चुराने गया तब अनिल सो रहा था। मैं जमीन पर खड़ा होकर दबे पांव अनिल के पास गया और धीरे से मैंने मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाले और तुरंत ही घर से निकल गया। अनिल तब भी सो ही रहा था। 10:30 तक मैं लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ सकता था। जब मैं रोड पर पहुंचा तब मैंने भागना शुरू कर दिया। पैसे मैंने अपनी कमर के पास रखे थे। मैंने चलते चलते पैसे गिने, 600 रुपए। इनमें तो मैं 1 या 2 हफ्तों के लिए अमीरों की जिंदगी जी सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं टिकट काउंटर पर ना जाकर सीधा प्लेटफॉर्म पर गया, क्योंकि मैं कभी भी टिकट नहीं लेता था। जब तक मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं था। बस एक ही आदमी था जिसे मैं जानता था, वो था अनिल, जिसे मैं लूट चुका था। प्लेटफॉर्म से चलते चलते मैं बाजार की तरफ गया और सोचने लगा कि जब भी मैं चोरी करता हूँ तब अमीर आदमी को गुस्सा आता है, लालची आदमी को डर लगता है और गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है दुख के साथ। लेकिन मैं जानता था जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो सिर्फ दुखी होगा, और वो भी चोरी होने की वजह से नहीं, विश्वास टूटने की वजह से। जब मैंने सोचना बंद किया तब देखा कि मैं एक मैदान में खड़ा था और फिर मैं वहां पर रखे एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ही सर्द थी, क्योंकि ये महीना भी नवंबर का था। जल्द ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और मैं वापस बाजार में जाकर एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। क्लॉक टावर की घड़ी में 12 बज रहे थे, यानी आधी रात हो रही थी। मैंने जब नोट देखा तब वो हल्का गीला था। मैं सोचने लगा कि अगर मैंने ये चोरी ना करी होती तो सुबह अनिल जरूर मुझे कुछ पैसे देता सिनेमा जाने के लिए, पर अब तो मेरे पास सारे ही पैसे थे। अब मैं कभी भी अनिल के लिए खाना नहीं बना सकूंगा, बाजार नहीं जा सकूंगा, और पूरे सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं अब तो मैं ये भी नहीं सीख पाऊंगा। मैं तो इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था, पूरे सेंटेंसेस। इनकी वजह से मैं बेशक एक दिन 600 रुपए से ज्यादा कमा सकता था। चोरी करना तो बहुत ही आसान है और कई बार गिरफ्तार होना भी, पर एक इज्जतदार आदमी की रिस्पेक्ट कुछ अलग ही होती है। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। अगर मुझे लिखना सीखना है तो मैं वापस दौड़कर घर की तरफ भागा। कुछ चुराना बहुत ही आसान होता है, कंपैरिजन में उसी चीज को वापस रखना बिना किसी को पता लगे। मैंने गेट खोला, अनिल अभी भी सो रहा था और मैंने आराम से पैसे मैट्रेस के नीचे रख दिए। फिर मैं अपनी जगह यानी बालकनी में जाकर सो गया। मैं अगले दिन लेट उठा, तब तक अनिल चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। मैं डर गया, ये सोचकर कि कहीं अनिल को सब पता तो नहीं चल गया। इतने में अनिल ने बोला, मैंने कल कुछ पैसे कमाए, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे। आज हम सेंटेंसेस लिखना भी सीखेंगे। पर जब मैंने नोट पकड़ा तब वो नोट हल्का गीला था। आगे नरेटर कहता है कि अनिल को सब पता चल गया था, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं फिर से हंसने लगा और इस बार मैं हंसने का नाटक नहीं कर रहा था। तो ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनकी आगे भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है कि हरी सिंह अनिल को कब और कहाँ मिला। आंसर है कि हरी सिंह और अनिल एक रेसलिंग मैच के दौरान मिले, जहाँ से उन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ और उन दोनों की बातचीत आगे बढ़ी। दूसरा क्वेश्चन है कि हरी सिंह को अनिल के पैसे चुराते हुए बुरा क्यों लगा। आंसर है कि हरी सिंह को अनिल के पैसे चुराते हुए बुरा इसलिए लगा क्योंकि अनिल ने हरी सिंह के ऊपर पूरा भरोसा करा और हरी सिंह को उस भरोसे को तोड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा क्वेश्चन है कि हरी सिंह ने कब और कैसे चुराए हुए पैसे सेम जगह पर रख दिए और क्या अनिल को इस चोरी के बारे में पता था। आंसर है कि हरी सिंह वापस घर पर आया और सब कुछ शांत पाकर हरी सिंह चुपचाप मैट्रेस के पास गया और उसने सारे पैसे मैट्रेस के नीचे वैसे ही रख दिए जैसे वो पहले थे और अनिल को इस चोरी के बारे में पता था। चौथा क्वेश्चन है कि चोरी के बारे में पता होते हुए भी अनिल ने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। आंसर है कि अनिल एक बहुत ही केयरलेस नेचर का आदमी था, इसीलिए चोरी के बारे में पता होते हुए भी उसने हरी सिंह को पुलिस के हवाले ना करने का डिसीजन लिया। और एक रीज़न ये भी था कि वो उस छोटे से बच्चे को आगे पढ़ाना चाहता था।